साइड में कहीं तो दिखना चाहिए ना। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं एक दो लोगों को ही शक्ल देख पा रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर प्रवीण कुमार। यस सर। बाकी लोग कोई किसी का वीडियो मुझे देख नहीं रहा है। क्या हम शुरू करें? यस सर। ठीक है। जो टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं दैट इज emerging concepts of veterinary science and animal production application in field conditions। आप सब लोग जैसा मेरे को बताया कि अराउंड 700 के आसपास डॉक्टर्स हैं जो अभी गवर्नमेंट सर्विस जिन्होंने ज्वाइन करी है, और दिस इज द ओरिएंटेशन कोर्स विच इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट for the purpose of giving you some insight about the rules, regulation and about the profession before entering into the active service। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने खुद ने चाहा था कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूं, इमर्जिंग कंसेप्ट्स ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल प्रोडक्शन एप्लीकेशन इन फील्ड कंडीशंस। ये आज का टॉपिक है कि अभी 21st सेंचुरी में क्या कंसेप्ट्स वेटनरी साइंस में आ गए हैं नए, जो कि अगले 30 साल आप लोग जब फील्ड के अंदर नौकरी करेंगे, जॉब में जाएंगे, तो वहां पर आप लोग इन कंसेप्ट्स को किस तरह से अपनी फील्ड कंडीशंस में अप्लाई करेंगे। वी विल डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स टुडे। और मैं रिकैपिचुलेट कर रहा हूं, जब हमने 30 साल पहले हमने जब जॉब ज्वाइन किया था, तब से आज तक काफी ट्रेवल कर चुके हम जॉब लाइन में, और उस समय में और आज में कंप्लीटली सी चेंज है। द कॉन्सेप्ट्स आर रिवॉल्विंग, एप्लीकेशंस नई इवॉल्व हो गई है और उनके डायमेंशंस बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, और सोसाइटी की नीड चेंज हो गई है। तो इसलिए आज हम जो आप लोगों से डिस्कस करेंगे वो यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो इमर्जिंग कंसेप्ट्स हैं वेटनरी साइंस के। आप लोगों को आवाज आ रही है? प्लीज एक बार बोलिए मुझे, कुछ लोग। हाँ सर, आवाज आ रही है। आपके अलावा कोई और भी बोले? हाँ सर, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ओके, राइट। तो किस तरह से हम इमर्जिंग कंसेप्ट्स को पहले तो बेसिक उनका कंसेप्ट का समझेंगे, और उसके बाद उनका एप्लीकेशन ह्यूमन सोसाइटी में कैसे होएगा। हम हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई साइंस ने नया इन्वेंशन किया है तो उस साइंस का इन्वेंशन केवल लेबोरेटरी तक सीमित है। उस साइंस के इन्वेंशन को, उस वेटनरी साइंस के जो नए कंसेप्ट्स हैं, उनको हम किस तरह से हमारे हॉस्पिटल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, हम हमारे डेली रूटीन के अंदर, फार्मर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए, हॉस्पिटल के अंदर हम उन कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो बिफोर गोइंग इनटू द मेन एस्पेक्ट, आज मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा एक एनिमल हस्बेंड्री सिनेरियो राजस्थान का बता रहा हूँ। जस्ट ए मिनट। हाँ भाई, क्या रहा है? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मैं क्विकली ले रहा हूँ, है ना, अब आपस में आ जाएंगे। मैं आज बताना जा रहा हूँ जो थोड़ा बहुत मैंने बताया, जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक रिसेंट कॉन्सेप्ट हैं वो अपने केवल लेबोरेटरी तक ही नहीं है, कॉलेजेस तक नहीं है, उन कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से फील्ड में अप्लाई करेंगे उस तरह का। हाँ हेलो, हाँ हाँ ठीक, हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट्स, ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हम जो वेटनेरियन हैं, वो मैंने आपको ये बताया था सबसे पहले कि वेटनेरियन अपने करिकुलम जो दुनिया में वेटनरी प्रोफेशन का ही एकमात्र ऐसा करिकुलम है जो इतने वाइड सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रोनॉमी हो, चाहे ड्रग एंड डिजीजेस से रिलेटेड मेडिकल साइंस हो, सर्जरी हो। जब भी आपको मेरी आवाज नहीं आए तब मुझे लिख देना, मैसेज कर देना आप में से, जिससे मैं उस टाइम रुक जाऊं, वरना मैं बताता रहता हूँ और बाद में पता चलता है। ठीक है, हाँ। लाइव स्टॉक फार्मिंग, हम मल्टीपल स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो बर्ड से लेके हाथी तक। हम एनिमल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के बारे में देखते हैं, हम पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट के बारे में देखते हैं। तो वेटनरी करिकुलम और वेटनरी प्रोफेशन एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जो किसी भी प्रोफेशन से कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर जैसे आप मेडिकल प्रोफेशन में हम देखते हैं वो केवल है जो एक ह्यूमन बीइंग का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हम ट्रीटमेंट तो पूरा करते ही हैं और कई स्पीशीज का करते हैं। इसके साथ साथ हम इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, हम एग्रोनॉमी एस्पेक्ट, हम सोशल एस्पेक्ट, हम पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट, इन सब मल्टीपल एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं। तो वेटनरी आप लोगों को ये अपने आप में आत्मविश्वास आना चाहिए, बल्कि ये गर्व होना चाहिए विद ए प्राइडफुल gesture that a veterinarian is one who delivers so much dimensions and colors to the society that no other profession is capable of doing that. This we should have a pride of that, we should have a confidence of that, and then we will be able to deliver the system. तो डाइवर्सिटी जो है डिफरेंट डायमेंशंस की, यही वेटनरी प्रोफेशन की सबसे बड़ी ब्यूटी है। डिफरेंट डायमेंशंस आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर जब भी हम देखते हैं तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। जब हम ये देखेंगे ह्यूमन सोसाइटी को, जब हम ये देखेंगे तभी हम अपने प्रोफेशन को और अपने बारे में और अपनी ड्यूटीज के बारे में हम कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। सबसे बड़ी जो चीज हम वेटनरी प्रोफेशन जो सोसाइटी को दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं फूड। मिल्क है, मीट है, एग है, फिश है, हनी है। हम सोसाइटी को इतने वैरायटी ऑफ फूड्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके बिना सोसाइटी का आज के समय में जीवन यापन संभव नहीं है। अगले 50 साल में लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स का, एनिमल प्रोडक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग डबल होने जा रही है। और ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, आप खुद को पता है 25 साल पहले हम लोग जब थे तो हमारे दिन भर के खाने के अंदर एनिमल प्रोडक्ट ना के बराबर होता था, कभी होता था तो कभी कोई थोड़ा दूध पी लिया, दैट्स ऑल। आज एनिमल प्रोडक्ट्स के फॉर्म, मिल्क के, मीट के, एग के, फिश के, हनी के, इतने प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स, चीज, पिज्जा, बटर, मतलब आप दिन भर के अपने फूड में देखो तो एनिमल प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स कितने आज की तारीख में आ गए। तो अब इन एनिमल बाई प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अब हमारा डाइटरी पैटर्न बढ़ गए हैं, हमारी फीडिंग चॉइसेस चेंज हो गई है, अर्बनाइजेशन हो गया है, इनकम ग्रो हो गई है। तो अब एनिमल प्रोडक्ट्स की तरफ और अवेयरनेस बढ़ गई है, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट्स न्यूट्रिएंट रिच है देन द प्लांट प्रोडक्ट इन मेनी ऑफ द कंपोनेंट्स। तो इसलिए उसको देखते हुए अब एनिमल प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो डियर वेटनेरियंस, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमें इस चीज का अपने मन में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सोसाइटी को फूड डिलीवर कर रहे हैं, सेफ फूड डिलीवर कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, फूड तो फार्मर भी पैदा कर सकता है, मिल्क, मीट, एग, लेकिन क्या वो मिल्क, मीट, एग ह्यूमन सोसाइटी खाने लायक होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक वेटनेरियन कस्टोडियन नहीं होगा उस प्रोडक्ट का, तब तक वो सेफ नहीं होगा। और अगर वो सेफ नहीं होगा तो पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उसको रिकमेंड नहीं करते हैं कि वो सोसाइटी के लिए एडिबल है। तो इसलिए वेटनेरियन इज द वन इंस्पेक्टर, वन एम्बेसडर, वन कस्टोडियन जो कि ह्यूमन सोसाइटी के लिए फूड
प्रोड्यूस करते हैं बल्कि सेफ फूड प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज वन थिंग वी शुड कीप इन माइंड। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनिमल फार्मिंग आप सब ने जानते हो, मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब हम फार्मिंग सिस्टम टोटली हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है और हो रहा है। अब फार्मिंग सिस्टम हमारे कंप्लीटली एक हाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम हो गया है, चाहे वो डेयरी बिजनेस है, चाहे वो पोल्ट्री बिजनेस है, चाहे वो गोटरी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, हाई टेक बिजनेस हो गया है। और आज के समय में हमारे जो फार्मिंग जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है वो चेंज होकर डिजाइनर एनिमल प्रोडक्ट्स की तरफ सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स हो गई है। आप लोग देखते होंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच, CLA रिच, ऑर्गेनिक एनिमल प्रोडक्ट, A2 मिल्क, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब के सब डिजाइनर एनिमल प्रोडक्ट्स। इन डिजाइनर एनिमल प्रोडक्ट्स आज के समय में कितने डिजाइनर हैं और कितने ये नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी की अवेयरनेस बढ़ रही है और इन एनिमल प्रोडक्ट्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है। पहले बाहर बढ़ रही थी, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी बहुत तेजी से इनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है सोसाइटी के पर्टिकुलर क्लास के अंदर, और धीरे 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 सब लोगों के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो डिजाइनर एनिमल प्रोडक्ट्स की हमारे को एक स्पेशलाइज्ड है, जो कि वेटनेरियन को पता होना चाहिए कि किस तरह से इनको प्रोड्यूस किया जाए, किस तरह से इनको सोसाइटी के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल किया जाए। डिजाइनर मिल्क है, डिजाइनर एग है, ये पर्टिकुलरली थेरेप्यूटिक एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज इनकी अलग होती है। और आज के समय में कोई मिल्क है, मिल्क के अंदर एक पर्टिकुलर फैटी एसिड है, पर्टिकुलर कोई बायोएक्टिव कंपोनेंट है जिसके कारण इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, जिसके कारण पर्टिकुलर कोई डिजीज का प्रोग्रेशन रुक रहा है, या कईयों के अंदर डिजीज चेक भी हो रही है, थेरेप्यूटिक पर्पज भी है, चाहे एग है चाहे मिल्क है। तो इस तरह के डिजाइनर प्रोडक्ट्स की आज के समय में बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। तो वेटनेरियन का रोल कहाँ है? वेटनेरियन का रोल, सबसे बड़ा रोल जो है वो है, ये मैंने जब बताया, ये सेफ। हमारा रोल एनिमल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना तो है ही है, लेकिन उससे बड़ा रोल, हमारा सबसे बड़ा रोल जो 21वीं सदी में आ गया है, सेफ बनाना उनको, सेफ्टी ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट्स। आज कोरोना के बाद में फूड सेफ्टी के लिए अवेयरनेस और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और क्लीन एनिमल प्रोडक्ट्स और द सेफ एनिमल प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है पोस्ट कोरोना। और उसके अंदर वेटनेरियन की इंपॉर्टेंस वैल्यू चेन के अंदर बहुत ज्यादा एमर्ज होने लग गई है पूरी दुनिया के अंदर और इंडिया के अंदर। उसी को देखते हुए FSSAI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब एनिमल प्रोडक्ट्स को भी उसमें सेफ्टी चेन के अंदर ले लिया है, फॉडर को भी ले लिया है, और धीरे 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 मैं समझता हूँ आप लोग, क्योंकि आज आप लोग अगले 30 साल तक वेटनरी के एम्बेसडर रहने वाले हो राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में आप वेटनरी प्रोफेशन के एम्बेसडर रहने वाले हो। हम लोगों ने जो अब तक किया है उसको आप लोग आगे लेके जाओगे, और उसमें आप लोगों के दिमाग में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि we are not only to treat the animal, we are there to produce the safe food for the life for the human being. That is our broader mandate of the society. Treatment is one part to that. That is the one aspect to produce the safe food, that you have to keep that bigger mandate in your mind. तो जब तक आप बिगर मैंडेट अपने दिमाग में नहीं रखोगे, जब तक आप बिगर मैंडेट के लिए खुद को कन्विंस नहीं करोगे, जब तक आप बिगर मैंडेट से खुद एक हार्मोनी नहीं बिठाओगे, तब तक हम एक वैल्यू चेन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को पूरी तरह से बता नहीं पाएंगे। हम सोसाइटी को सिर्फ हमारा ट्रीटमेंट तक बता कर रह जाते हैं, जबकि हमारे ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा सोसाइटी को एक सेफ फूड प्रोवाइड करना हमारा काम, जिसको हम कर रहे हैं। तो ये कुछ BIS हेसअप कोडेक्स, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक वैल्यू चेन प्रोवाइड करती है सेफ्टी ऑफ फूड के लिए। जस्ट मैं एक आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग जानते होंगे इन सबको। जो डिजाइनर प्रोडक्ट है, जैसे कि काऊ मिल्क है, काऊ मिल्क में कई अलग से कंपोनेंट हम प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह का डिजाइन करते हैं, तो वो एंटी कैंसर, एंटी एलर्जिक, गोट मिल्क, कैमल मिल्क एंटी डायबिटिक, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग तरह के मिल्क की हैं। अभी डंकी के मिल्क को कॉस्मेटिक्स के लिए, शीप के मिल्क को आर्थराइटिस पर्पज से, देयर आर मैनी bioactive components in different species, and they can design in such a way that they excrete in the milk in more concentrated form,
और उससे फिर थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट बनते हैं। तो अभी जब आप लोगों को ये कंसेप्ट बता रहा हूं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फ्रेंड्स ही कहूंगा, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर माई स्टूडेंट्स, हमारे जूनियर हैं, प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल कलीग आई विल एड्रेस यू एज माई फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ, डोंट टेक दिस कोर्स कि ये हमें गवर्नमेंट ने कहा है, डिपार्टमेंट ने कहा है तो हमें ये कोर्स करना है, फॉर्मेलिटी। नो, ये आपको ऐसा मौका कभी पूरी लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। जब आप हॉस्पिटल की सीट पर बैठोगे तो उस सीट पर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट होने चाहिए जिससे अगर कोई आपके पास आता है कंसल्टेशन के लिए तो आप उसको बता सको कि आप इस चीज को करो। अरे ये जो फैक्ट्री लगाने वाले, ये इंडस्ट्री लगाने वाले, ये प्रोडक्ट बनाने वाले, ये तो आउटसोर्स कर रहे हो आप, तो आपको बहुत एजेंसी मिल जाएंगी, लेकिन इनको लगाना है या नहीं लगाना, इसको किसको बताना है, कैसे बताना है, किस तरह से सेंसिटाइज करना है, ये सीट पर आप बैठोगे तो ये सिस्टम शुरुआत आपसे होगा। आगे किस तरह की मैकेनिज्म होगी वैसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक नॉलेज के अभाव में, एक अवेयरनेस के अभाव में, आप लोगों की सेंसिटाइजेशन के अभाव में ये इंपॉर्टेंट चीजें आगे डिलीवर नहीं हो पा रही, डिसिमिनेट नहीं हो पा रही। तो मेरा आज पर्पज आप लोगों को ये है कि एज एन अवेयर, एज एन अपडेट, एज एन इन्फॉर्म्ड वेटनेरियन, आप है जो फील्ड उसके अंदर अपनी हॉस्पिटल के अंदर एज इंचार्ज जब आप बैठेंगे तो ट्रीटमेंट तो एक वन एस्पेक्ट है, मैं ट्रीटमेंट को एक बहुत छोटा एस्पेक्ट मान रहा हूँ। बिगर एस्पेक्ट जो आपके दिमाग में होने चाहिए जिससे वेटनरी की डायमेंशंस आएंगी, वो ये है जो आज आपको मैं बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक एनिमल फार्मिंग आप लोग सुन रहे होंगे, ऑर्गेनिक एनिमल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, आने वाले समय की जो डिमांड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लाइमेट स्मार्ट एनिमल हस्बेंड्री सिस्टम, आने वाले समय में 1 लीटर मिल्क को प्रोड्यूस करने में, मिल्क की जो बॉटल है उस पर लिखा हुआ आएगा कि इस 1 लीटर के मिल्क को प्रोड्यूस करने में एनवायरमेंटल जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका इतना एमिशन हुआ है, उसकी रेट उस हिसाब से तय हो जाएगी कि अगर इसमें एनवायरमेंटल जो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन ज्यादा हुआ है तो इसकी रेट ज्यादा होएगी, उसकी रेट कम होएगी। पब्लिक उसको अवेयरनेस हो रही है, आने वाली जनरेशंस, रेगुलेशंस एंड लॉ आ रहे हैं जिससे हमें एनवायरमेंट को सेफ रखना है, वार्म जो क्लाइमेट है उसको रिड्यूस करना है, तो एनिमल हस्बेंड्री भी उसका एक सोर्स है। और हमारे को हमारी मैकेनिज्म, हमारी प्रैक्टिसेस, हमारे फार्मिंग सिस्टम्स को, मिल्क प्रोडक्शन को, मीट प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, सबको इस तरह से करना पड़ेगा कि उसके अंदर हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम से कम हो। तो क्लाइमेट स्मार्ट एनिमल हस्बेंड्री सिस्टम आने वाले समय की डिमांड है। लोग आपके पास आएंगे, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक एनिमल प्रोडक्ट की फार्मिंग करें, किस तरह से हम क्लाइमेट स्मार्ट एनिमल हस्बेंड्री सिस्टम को डेवलप करें, किस तरह से हम आज के टाइम में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इतना बड़ा एक न्यूसेंस हो रहा है पूरी सोसाइटी के अंदर कि जितने एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा एंटीबायोटिक्स या कई तरह के एंटीबायोटिक्स हम लगा रहे हैं, ह्यूमन बींग में भी लगा रहे हैं, एनिमल्स में भी जा रहे हैं, दूसरे सिस्टम्स में भी जा रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल्स, और जिसके कारण एक न्यूसेंस पैदा हो रहा है, एक रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। तो उसके लिए आज नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ भी एनिमल्स का के लाइव स्टॉक में और वेटनरी के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड आने लग गई है और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी है फूड एनिमल्स में पर्टिकुलरली, कि हम किस तरह से ज्यादा से ज्यादा हम इस सिस्टम को भी डेवलप करें कि नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे हर्बल हो, नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट को भी हम एक सिस्टम उसका डेवलप करें फूड सिस्टम को सेफ करने के लिए। एनिमल वेलफेयर एश्योरेंस, आज मैं देख रहा हूं कि जो हमारे बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उनमें एनिमल्स के लिए एम्पैथी बढ़ गई है, एनिमल वेलफेयर के लिए उनमें अवेयरनेस बढ़ गई है, और जो सोसाइटी है वो भी आने वाले समय में, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्लाइमेट स्मार्ट है वैसे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है, वैसे उन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी जिनको इस तरह से प्रोड्यूस किया है कि एनिमल वेलफेयर कंपोनेंट का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये डिफरेंट इंडिसेज आने वाले टाइम में इंडेक्स बनने वाला है, इन इंडेक्स के बेसिस पे प्रोडक्ट्स की कीमतें डिसाइड होने वाली है। तो इन अमर्जिंग कंसेप्ट्स को आप लोगों को अच्छी तरह से दिमाग में रखना है।
फील्ड कंडीशन, क्योंकि आपके दिमाग में कंसेप्ट होंगे तो आप खुद अपने लेवल पर इवॉल्व कर लोगे, आप खुद अपने लेवल पे उनको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ले लोगे। आप खुद जब भी कोई हॉस्पिटल के किसी फार्मर पर आके आप यहाँ पर एनिमल देखने जाओगे तो आप इन चीजों को दिमाग में रखोगे तो आप खुद सोचोगे अच्छा ये लोकल कंडीशन है, इसको उस कंसेप्ट को हम किस तरह से ले सकते हैं, या इसको हम किस तरह से एडवाइस कर सकते हैं, या क्या लिमिटेशंस है, या गवर्नमेंट को हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हम इस सिस्टम को डेवलप कर पाए। पर ये तभी आप सब कर पाओगे डियर फ्रेंड्स जबकि आप इन कंसेप्ट्स को, मेजर कंसेप्ट्स को दिमाग में रखोगे जब आप हॉस्पिटल के अंदर बैठोगे। मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, बफेलो एंड पिग फार्मिंग का बहुत ज्यादा स्कोप तेजी से बढ़ रहा है। जितने भी बड़े बड़े होटल्स खुल रहे हैं उनके अंदर पिग फार्मिंग, 5 स्टार होटल्स वगैरह जितने भी हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा पिग मीट जो है उसकी डिमांड हैम वगैरह की बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। और इसके कारण जो है अपार्ट फ्रॉम द शीप एंड गोट, नॉर्मल जो शीप गोट या पोल्ट्री किसी का भी आप देखें तो दूसरी स्पीशीज की भी मीट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है, जिस पर भी आपको दिमाग में ध्यान रखना है। मैं बार बार आपको जो कह रहा हूं कि आम फार्मर तो ट्रेडिशनल फार्मिंग करना जानता है, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता। आप लोगों को पढ़कर, आप लोग हम जैसे लोगों से पूछकर, अपने टीचर से, कॉलेज में कहीं ट्रेनिंग लेकर, कहीं कॉन्फ्रेंस में जाकर, कहीं शॉर्ट कोर्स करके आप इन चीजों को एम्पावर हो सकते हैं। एम्पावर हो सकते हैं तब आप लोगों को बता सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं। यू कैन अर्न मोर, यू कैन अर्न मोर प्रेस्टीज, यू कैन अर्न मोर मनी, यू कैन अर्न मोर रेपुटेशन इन योर सिस्टम। राजस्थान के अंदर इंडिजिनस ब्रीड्स आप सब जानते हैं, राठी, थारपारकर, साहिवाल, गिर, इन सब की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और राजस्थान पूरे देश के अंदर इस मामले में बहुत ही सुविख्यात है कि राजस्थान के अंदर देशी नस्लें राजस्थान की बहुत ज्यादा है। और हमें इस चीज को बहुत ज्यादा दिमाग में रखना चाहिए कि जो विदेशी नस्लें हैं जिसको हम कहते हैं क्रॉसब्रेड और इंडिजिनस ब्रीड, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। क्रॉसब्रेड की अपनी है, इंडिजिनस की अपनी है। इंडिजिनस ब्रीड जो है क्योंकि लोकल क्लाइमेट होता है, हमारा यहाँ पर हॉट एनवायरनमेंट है, हॉट क्लाइमेट है, डेजर्टिक एनवायरनमेंट है, तो जो लोकल ब्रीड्स है ये उसके साथ सिंक्रोनी बिठा लेती है, सामंजस्य बिठा लेती है और एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन करती है लो इनपुट में। इसकी जो मेन ब्यूटी जो है वो लो इनपुट के अंदर, आप बादाम खिला के तो दूध ले लोगे, वो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉस्ट कितनी गई फीड पे, तो ये लो इनपुट फीड पे ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन देती है, इसका मेन ये। कई नई टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आज के समय में आ रही है जो कि धीरे धीरे एक बिजनेस का रूप लेने जा रही है। आप लोगों को इन चीजों का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हम फील्ड कंडीशन में करना चाहें तो हम किस तरह से कर पाएंगे, या हम हमारे कोई भी ऑनर अगर इसको करना चाहे तो हम कैसे कर पाएंगे। आप जब भी हॉस्पिटल के अंदर बैठेंगे तब आपका दिमाग हमेशा इस चीज में इवॉल्व रहना चाहिए कि ये मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहा हूँ, अगर इसकी जगह मैं आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्रांसफर करूँ तो मेरे को यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। मैं मेरे अभी सिर्फ ये बताने का पर्पज आप लोगों को सिर्फ ये है कि अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो आने वाले समय में फील्ड के अंदर तेजी से प्रिवेल होने वाली है, तो आप लोगों को इनसे पूरी तरह से सेंसिटाइज होना चाहिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक मीट, एग, वूल, ये वॉन हुसैन की आप देख रहे हैं शर्ट है, ये ऑर्गेनिक शर्ट, ऑर्गेनिक वूल से, ऑर्गेनिक उससे क्लोथ से, फाइबर से बनी हुई शर्ट है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आने वाले समय में आने वाले हैं, आज भी आ रहे हैं, और इनके अंदर हमें वेटनरियन को अपनी जगह, हम अपना प्लेस हर जगह रखना है, हमें अपनी जगह छोड़नी नहीं है। मैं आपको जो मेन बात बता रहा हूँ, शायद मेरे को ये कहने में बिल्कुल भी वो नहीं है कि पिछले 3 डिकेड के अंदर बहुत ऐसी जगह थी जहां पर हम ये सारे इवॉल्विंग जो कंसेप्ट है ये हमें दिख रहे थे, लेकिन हम शायद इतना बेनिफिट हार्नेस नहीं कर पाए। आप लोग जो कि नई जनरेशन है, नए एम्बेसडर है, नई फौज है, आप लोग इनको छोड़ना मत बल्कि इनको पकड़े रहना।
जब आप इनको पकड़े रहोगे तभी सोसाइटी के अंदर आप लोगों की इंपॉर्टेंस और रियलाइजेशन होगा, ना कि केवल ट्रीटमेंट की तरफ अपना रुझान करके। प्रोडक्शन एस्पेक्ट को आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है और हॉस्पिटल को एक इन सब चीजों से इक्विप रखना है आपको, इन टेक्नोलॉजी से जितना पॉसिबल हो सके उन सब से। ये एनिमल फीड टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, फीड ब्लॉक बहुत तेजी से आज के समय में ये पॉपुलराइज हो चुके हैं और एक बिजनेस का रूप ले चुके हैं। इसके अंदर सप्लीमेंटल, प्रोबायोटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल बहुत चीजें हम इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, जिससे कि आज के समय में कंप्लीट फीड हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, लार्ज एनिमल की जो है उसके साथ में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पेट एनिमल्स जो है, डॉग और कैट, उसके रिक्वायरमेंट भी बहुत तेजी से हमारे सोसाइटी के अंदर आप देख रहे हैं। पिछले 10 साल के अंदर पूरा सी चेंज हो गया है। मतलब एक 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 पूरा का पूरा एक पटल ही बदल गया। आज हर घर के अंदर डॉग और कैट है, और एक नहीं कई कई है, और इतना अफेक्शन है कि वो उसको अपने फैमिली मेंबर की जैसे रखते हैं। यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर कोई डॉग और कैट के बिना उनकी फैमिली फोटो पूरी नहीं हो पाती। तो इस तरह का जब स्पेस आ गया है तो आप लोग जो है, डॉग है, कैट है, बर्ड्स हैं, लोग इनको डोमेस्टिकेट करते हैं, इनको एज ए कंपेनियन एनिमल इनको रखते हैं। तो आप लोगों को जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर बैठें तो आप ये ध्यान रखें कि ये एक बहुत तेजी से अमर्जिंग फील्ड है पिछले 10 साल में। इसके आप कस्टोडियन है और यू डोंट रिक्वायर ओनली टू ट्रीट द एनिमल, पर आपको डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट पर पूरा ध्यान रखना है। डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट में उसके अंदर आपको न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पर भी ध्यान रखना है। आपको उसके डायग्नोस्टिक एड, जो रिसेंट डायग्नोस्टिक एड है, सोनोग्राफी है, चाहे ईसीजी है, चाहे एंडोस्कोपी है, इनके कोर्सेज करिए आप। इनके कोर्सेज हर जगह अवेलेबल है, आप इनका कोर्स करिए। आप सोनोग्राफी मशीन अपने हॉस्पिटल के अंदर, बहुत हॉस्पिटल्स के अंदर सोनोग्राफी मशीन है, नहीं है तो आपको अगर आ जाएगी तो आप सरकार से मांगेंगे, सरकार से नहीं मांगेंगे, आप दानदाताओं से मांगेंगे तो दानदाता भी आकर आपके लगा देंगे। लेकिन इससे आपकी पहचान आपके एरिया के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपकी स्टेट के अंदर, आपके प्रोफेशन के अंदर इतने तेजी से बढ़ जाएगी और आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा। आप डिलीवर कर पाएंगे कई चीजों को बहुत अच्छी तरह से। तो हर चीज की तरफ ये मत देखिए आपकी ये तो हमने सीखी नहीं है, अरे सीखी नहीं है तो आप सीख लो। ये हमें आपको सिर्फ आज के समय में लगभग आधी चीज तो आप YouTube पे देख के सीख जाते हो, बाकी आप है जो कोर्स कर लो। जब मैं वाइस चांसलर था तब मैंने फील्ड वेटनेरियंस के लिए 500 रजिस्ट्रेशन के अंदर कई कोर्सेज शुरू कराए थे और उसके अंदर बहुत अच्छी अटेंडेंस थी। उसके बाद भी और कोर्स शुरू हुए हैं और आगे शुरू होते रहेंगे, और दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी कोर्स हो रहे हैं। डिपार्टमेंट भी कई बार कोर्स कराता है। आप खुद पेमेंट देके कोर्स करके आ सकते हो, पेमेंट खुद दो, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आपने कहीं 30,000 पेमेंट दे दिया और सोनोग्राफी सीख के आ गए, क्या फर्क पड़ा? आपकी जेब से लग गए। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचो और तभी आप डेवलप हो पाओगे। कहीं आपने एंडोस्कोपी सीख ली, आपने ईसीजी सीख ली, इन चीजों को आप प्रैक्टिस में लो। खाली डॉग को देख लिया और उसके इंजेक्शन लगा दिया और 2 दवाई लिख दी, उससे अब नहीं होगा। आप अपने आप को इवॉल्व करो, अपनी डायमेंशंस को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, और तब जाकर आप आगे। तो साथ में पेट ब्रीडिंग है, ट्रेनिंग है, पेट हॉस्टल है, पेट क्लिनिक, पेट फूड, पेट स्पा, ये पूरा कंप्लीट बिजनेस हाउस बन गया है। अब ये बिजनेस हाउस आप लेमैन के हाथ में जा रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में जा रहा है, जाने दो, लेकिन वेटनेरियन का काम वेटनेरियन ही करेगा। इन सब के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट को और मजबूत करो, उस रिक्वायरमेंट को और रिफाइन करो। उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आपको और अपने आप को तैयार करना है तो अपने आप को तैयार करो, पर उस रिक्वायरमेंट की जगह अपने आप को बहुत स्ट्रांगली पोज रखो। दैट इज द थिंग। यहां हमारा, हम सोसाइटी में अपने होराइजन को इंक्रीज कर पाएंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हमारा बहुत नैरो होराइजन मत रखो कि एनिमल आया उसको ट्रीट कर दिया, नहीं, दैट इज ओनली 30% पार्ट।
नॉट इवन 30। हमारा लार्जर जो पार्ट है वो हम भूल रहे हैं। हम उस लार्जर पार्ट को देखने की जरूरत है हमें। उसके कंसेप्ट्स में आज आपको बता रहा हूं, उससे रिलेटेड नॉलेज, उससे रिलेटेड मैकेनिज्म, उससे रिलेटेड लोग, उससे रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट, वो तो आपके कहने की देर है, आ जाएंगे। लेकिन आप जो मेन नोडल जो एम्बेसडर बनोगे इनको करने के लिए, वो आपको देखना है। सेक्स सीमन, ये हीट डिटेक्शन, पेडोमीटर वगैरह, दूसरी जो भी नए एस्पेक्ट्स हैं, मैं पूरा नहीं जा रहा क्योंकि मैं इंडिविजुअल चीज पे नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपको बेसिक टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग कंसेप्ट बता रहा हूं। ये इंडिविजुअल तो आप कहीं भी देख लोगे, किसी से पूछ लो, कहीं भी ट्रेनिंग कर लोगे, लेकिन इन चीजों को आप दिमाग में आपको रख के अपने आप को इक्विप होकर बैठने की जरूरत है। क्योंकि आपके पास अगर कोई आता है कि डॉक्टर साहब हमें एक फार्म खोलना है, बिल्कुल लेटेस्ट तरीके का, मॉडर्न तरीके का, मैं 50 लाख लगाने को तैयार हूं, मैं 1 करोड़ लगाने को तैयार हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे खुलेगा। आपको वो चीजें पता होनी चाहिए, आपको उन एजेंसी का पता होना चाहिए। आप मेरे से बात करो, मैं आपको 10 नाम दे दूंगा जो आके वो फार्म तैयार कर जाएंगे, बल्कि 1 साल तक मेंटेनेंस और करेंगे। आपको थोड़ी करना, आपको तो इंडस्ट्रीज को कंसल्टेंसी देनी है, वो कंसल्टेंसी देगा, आप वो अपने आगे करेगा, आप एज ए कंसल्टेंट काम करो। प्रिसीजन फीडिंग, किस तरह से हम फीड करें, किस तरह से मिल्किंग करें प्रिसीजन, जिससे कि किसी भी दीज आर द लेटेस्ट कंपोनेंट। रोबोटिक मिल्किंग बहुत तेजी से आ रही है अभी, इंडिया के अंदर अभी नहीं है ये, लेकिन ये भी आने वाले समय की ये टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक मिल्किंग। तो मैं जो आपको बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ, वो बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि इनमें से काफी कंसेप्ट्स तो आपने थ्योरी में पढ़े, कुछ कंसेप्ट्स आपने नहीं पढ़े, पढ़ लोगे। कुछ कंसेप्ट्स आपने प्रैक्टिकली, ज्यादातर कंसेप्ट आपने नहीं देखे। अब आप जहां जहां मौका मिले इनको देखो, पढ़ो, समझो, सीखो, और इनमें से जो जो आपको लगता है उनको आप अपने हॉस्पिटल के अंदर अप्लाई। तो किसी भी तरीके से आप ये मानो, दुनिया के किसी भी प्रोफेशनल पर्सन से वेटनरी प्रोफेशनल सबसे सुपीरियर है मेरी राय में, सबसे सुपीरियर। हम क्या नहीं देते सोसाइटी को, हम फूड देते हैं, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम कंपेनियनशिप दे रहे हैं, हम हैप्पीनेस इंडेक्स को प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम फार्मर्स को उनके रूरल इकोनॉमी को इंक्रीज कर रहे हैं। हम क्या नहीं कर रहे हैं? जब हम इतने काम कर रहे हैं तो हमारे में अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर हमारी डिमांड होनी चाहिए। डिमांड कौन प्रोड्यूस करेगा? हम प्रोड्यूस करेंगे। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? हम अपने आप को नॉलेजफुल बनाएंगे, हम अपने आप को स्किलफुल बनाएंगे, और उसके बाद में हम सोसाइटी को ये डिलीवर करेंगे। किस तरह से हम इन सबको हमारे हॉस्पिटल के अंदर अप्लाई करेंगे? तो आप सोचते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं तो अब हम वहां पे क्या करें? आप जब भी कोई आप एनिमल को देखते हैं, आप उससे सिंपल सा पूछो कि भाई इसको क्या खिलाते हो? आपको इतना सा पता होना चाहिए कि कोई भी एनिमल को जब, तो उसके अंदर 30 पार्ट उसके अंदर ग्रेन होना चाहिए, 30 पार्ट उसके अंदर केक होना चाहिए, 30 पार्ट उसके अंदर ब्रान और चापड़ और चूड़ी होनी चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए। ग्रीन फटर होना चाहिए उसके अंदर, मिनरल मिक्सचर और सॉल्ट होना चाहिए। आप बेसिक चीज को ध्यान में रखो, उससे कहो भाई तुम क्या है, तुम ये दो। जब वो देखेगा, जब ऑनर देखेगा कि अरे डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं, खाने पीने के बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कहते कहते थक गया कि मेरे स्टूडेंट्स को, फील्ड के डॉक्टर्स को, सबको, लेकिन नहीं आ पा रहे उस ट्रैक के अंदर। काफी लोग जो आए हैं उन्होंने इंप्रूव किया, उन्होंने प्रोग्रेस करी, उन्होंने अपना नाम किया, और वो इंडस्ट्रीज में आ गए हैं, वो इंडस्ट्री को कंसल्टेंसी देने लग गए हैं, उन्होंने अपनी चालू कर दी है फैक्ट्रीज, फीड की फॉर्मुलेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, और करवा दिए लोगों को। आप जब उससे पूछेंगे कि भाई अच्छा मिल्क जो है कैसे निकालते हो आप, मिल्क को निकालने का क्या तरीका है, तो उसको लगेगा कि ये भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है। आप जितना उसको पूछोगे, वो पूछने का मतलब जो है वो आप अपने डेली सिस्टम में लेके आओगे, तो वो कहेंगे यार वो फलाने गांव के डॉक्टर साहब थे, वो तो ये सारी चीजें पूछते हैं यार, ये तो खाली पूछते नहीं है, तो खाली इंजेक्शन लगाते हैं जयराम जी। वहां कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, वहां फिर दूसरे लोग इसको
इन चीजों को, सिस्टम्स को अडॉप्ट करेंगे और उसके कारण डेफिनेटली फायदा मिलेगा ही मिलेगा। हाउसिंग, आप पूछें, अच्छा भाई आपके जो आपने फार्म बना रखा है वो कैसा बना रखा है? ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर सूरज किधर से आता है, किधर डलता है, आपके जानवर का मुंह किधर है? सिंपल ये चीजें आप क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर पूछेंगे कि किस तरह से फीडिंग, किस तरह से उसका मैनेजमेंट, या वो किस तरह से मिल्किंग हो रही है, मिल्किंग करते टाइम आप उनके थनों को धोते हैं नहीं धोते हैं। मेरे कहने का मतलब है इन छोटी छोटी चीजों से आप एक तो बहुत बड़े मैसेज दे रहे हो, दूसरा आप अपने कंसल्टेंसी का जरिया बढ़ा रहे हो, तीसरा आप सोसाइटी को एक सेफ और अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हो। और एक एक जो मेन जो मैं बात कह रहा हूं बार बार, कि आप अपने आप को डोंट restrict yourself as a simple veterinary doctor who is treating the animal. No, you are a consultant. You are a consultant of the system. The treatment is one part, the rest of the part is in front of you. तो अपने आप को कंसल्टेंट पोज करो आप। उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, उसकी डिलीवरी बहुत ज्यादा है, और उसको अगर जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे, अपने आप को स्किलफुल करते जाओगे, जितना आप अपने आप को ट्रेन करते जाओगे, उतनी सोसाइटी में आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। आप देखोगे कितना आनंद आएगा उसके अंदर, और हर तरह से यू विल बी सेटिस्फाइड एंड इट विल बी वर्थ रिवार्डिंग। तो डियर friends, veterinarian is custodian of food safety. फूड सेफ्टी मतलब मिल्क प्रोडक्शन करना काम नहीं है, सेफ मिल्क डिलीवर करना काम। और सेफ मिल्क की जो वैल्यू चेन है वो डिलीवर कौन कर रहे हैं? वो वेटरनरियन कर रहे हैं, वो आप और हम कर रहे हैं। इसका हमारे में गर्व होना चाहिए और हमें इस चीज का एक अपने आप में विश्वास होना चाहिए। ह्यूमन हेल्थ, हम पब्लिक हेल्थ को, जो हम जूनोटिक डिजीजेस को के कारण ह्यूमन हेल्थ, आज उसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन। बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो नए नए बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप आज हमने डिस्कस करी है, उसके प्रमोशन के लिए आप हॉस्पिटल में बैठे हो और आप उसको प्रमोट करो, उसको डिलीवर करो, और आप साझा रूप के अंदर शुरू करो। आप अपने घर में शुरू कराओ, आप गांव में शुरू कराओ, नदियों को शुरू कराओ, आप शुरू करो। लेकिन ये एक हमारी स्ट्रेंथ है कि जो हम फूड सेफ्टी, ह्यूमन हेल्थ, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, क्लाइमेट स्मार्ट इंटरवेंशंस, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, इसके कंजर्वेशन, मैं डिटेल के अंदर इनके अंदर नहीं जाऊंगा, और कंपेनियन एनिमल्स के अंदर को हम ट्रीट करके जो सोसाइटी के अंदर हम हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर जो योगदान कर रहे हैं। आपको पता है ना कि कंपेनियन एनिमल कोई क्यों रखता है? खुश होती है फैमिली, फैमिली उससे एंजॉयमेंट लेती है। उनके घर के अंदर अकेलापन जो होता है, सिंगल फैमिलीज हो गई, उनके अंदर एक जानवर भी आ जाता है, पेट कोई एनिमल आ जाता है, तो वो उसको खुशी देता है। तो उस खुशी को कौन उसका कस्टोडियन है? वेटरनरियन का कस्टोडियन है। वेटरनरियन इज वन हु इज स्प्रेडिंग द हैप्पीनेस इंडेक्स इन द सोसाइटी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम ट्रीटमेंट से आगे आकर हमारा माइंडसेट आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, और हम ये सोचें कि हम एक 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 वेटरनरियन एक बहुत बड़ा एम्बेसडर है डिफरेंट फंक्शंस के लिए सोसाइटी में, और उन फंक्शंस को अगर हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे, उन फंक्शंस को पहली चीज समझना है, दूसरी चीज उनको सीखना है। आप अभी तक नहीं सीख कर आए तो आगे सीख लेना, चाहे सरकार सिखाए या आप अपने खुद के जेब से पैसे देकर ट्रेनिंग लेके आओ, या कहीं कॉलेजेस में जहाँ भी होता है वहां हो। उसमें कंजूसी मत करो, क्योंकि अगर आप 1 रुपया लगा के सीखोगे तो आपके 1000 आएंगे आपके पास वापस। तीसरा, सोसाइटी के अंदर वेटनरी प्रोफेशन की एक साख बनेगी, आप लोगों की एक सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस बनेगी, और आप लोगों के अंदर एक एक हाई इरेक्शन, उसके अंदर अपना एक सेल्फ एस्टीम होएगी, और साथ में सोसाइटी को, प्रोफेशन को एक बहुत बड़ा आने वाले 30 साल में फेलो वेटरनरियंस के द्वारा एक योगदान होएगा, जिसके लिए हमने पूरे 30 साल आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को तैयार किया है, और जब जब मौका मिलता है यही मैसेज हम आप लोगों को डिलीवर करते हैं। मैं तो कम से कम यही डिलीवर करता हूं, मेरे साथी सभी ये कहते हैं कि लुक बियॉन्ड द ट्रीटमेंट पार्ट, look for the production part, look for the public health part, look for the entrepreneurship part, look for the safety part,
look for the companion animal happy index part, look for the different diagnostics, look for the different type of feeding modules, different type of housing systems, and put them into your hospital practice in daily practice in whatever the way you can. तो ये मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन रहा, और मैं आपको बता दूं, जब मुझे पता चला कि इस तरह से सारे वेटनरियंस का इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है, तो मैंने खुद ने आगे बढ़ के आपके एडिशनल डायरेक्टर साहब को कहा कि मैं हमारे इनसे फेलो वेटनरियन से एक बार इंटरेक्ट होना चाहता हूँ, जिससे कि मैं कुछ उनको मैसेज दे सकूं जो 30 साल मैंने देखा है, और जो हम, तो ये बहुत बढ़िया मौका है, बहुत अच्छा आप लोगों का गवर्नमेंट ने, सेक्रेटरी साहब ने, डायरेक्टर साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। इसकी इम्पोर्टेंस जब आप बैठेंगे वहां पर, तब आप समझेंगे कि वास्तव में हमें लॉन्ग रन के अंदर कितना फायदा हुआ है। तो मेरा आप लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज है, टेक अवे मैसेज अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कहना चाहूंगा कि think out of the box, don't consider yourself as a mere veterinarian to treat the animal, but larger ambassador of different dimensions which we have discussed, and pose yourself as a consultant over and above the things. Thank you very much. And मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, क्या सिस्टम है, बट दिस इज माय ड्यूटी। और वेटनरी प्रोफेशन सारे प्रोफेशन से सबसे सुपीरियर है। इतनी डिलीवरी कोई भी प्रोफेशन नहीं देता जितना वेटनरी प्रोफेशन देता है। इस प्राइड के साथ आप एंटर करिए, और पूरे आत्मविश्वास से एंटर करिए, और पूरी क्षमता से एंटर करिए, और अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए। और अस्पताल कोई भी मिले आपको, उन अस्पतालों के अंदर बैठकर आप इन सिस्टम्स को डेवलप करिए। ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों की जितनी पूछ होगी दुनिया में किसी की नहीं होगी। आने वाला समय हमारा है। थैंक यू वेरी मच। मैं सुन नहीं पा रहा कुछ। थैंक यू बोल रहे हैं हम लोग। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। ब्रजमान सर, ब्रजमान थैंक यू सर। अच्छा, हाँ ब्रजमान, ओके सर मेरा ही है, आपको कंटिन्यू सर आगे करूंगा मैं। ओके, राइट, थैंक यू सर। अच्छा, ठीक, थैंक यू। दूसरा नहीं, एक ही दिया मैंने वैक्सीन कर लेगा, अब वो दूसरा क्या निकल रहा है सर, तो देखना पड़ेगा। प्रोफेशन के बारे में जो सर ने आपको बताया है वो आपके बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और आपको इनसे बहुत कुछ सीखना है। आगे जो मैं आपको आज का जो लेसन है सर को मैं कंटिन्यू रखूंगा। इसमें अपन जो प्रेग्नेंट एंड जो ड्राई एनिमल हैं उनकी क्या हमको मैनेजमेंट, फीडिंग स्ट्रेटेजी उसमें क्या होनी चाहिए, और एक बैलेंस फीड क्या होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्यों आवश्यक होता है एक एनिमल या ह्यूमन, किसी के लिए भी एक आहार की आवश्यकता क्यों होती है? तो सबसे पहला तो उसके फिजियोलॉजिकल उसको मेंटेन रखने के लिए। एनिमल के बारे में बात अपन करें तो हायर मिल्क प्रोडक्शन के लिए, उसके जो बच्चा पल रहा है, काफ है, उसकी ग्रोथ के लिए, और काफ़ी सारे ऐसी जो डिजीज आपने पढ़ी हैं जैसे कि मेटाइटिस, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, मिल्क फीवर, कीटोसिस, इन बीमारियों से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। और आज का जो चैप्टर है जिसमें हम बात करते हैं कि केयर ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल एंड फीडिंग स्ट्रेटेजी ऑफ फीडिंग प्रेग्नेंट एनिमल, ये जो सब जो डिजीज है आपकी केवल जो लास्ट मंथ में है, जो प्रेग्नेंट एनिमल की अगर हम केयर नहीं करेंगे तो ये जो डिजीज, जो मोटी मोटी जो डिजीज है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ है कि अगर किसी एनिमल्स के तीनों चारों डिजीज में से किसी को भी एक हो जाए। आवाज आ रही है ना आपको? आवाज सुनाई आ रही है आपको? ओके, तो ये
ओके ओके ओके। तो हम डिजीज के ये डिजीज अगर किसी एनिमल्स के एक बार हो जाए तो उसकी जो पूरी ब्यात है वो आपकी खराब हो जाती है। तो हमें सबसे पहले बैलेंस फीड और उसमें जो एडवांस स्टेज में जो प्रेगनेंसी में है हमें उसको क्या फीडिंग स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या हमें ध्यान रखना है ये आपको एज ए वेटरनरी सबको आता ही है कि अगर हम एनिमल की बात करें और प्रेग्नेंट एनिमल की बात करें तो शुरू के जो उसके 5 या 6 महीने हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा फीडिंग की कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती। लेकिन 6 मंथ ऑनवर्ड्स जब एनिमल प्रेग्नेंट है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है और फीडिंग स्ट्रेटेजी में भी हमें उसमें बदलाव करना है। तो उसके लिए आपको ऑन 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स उसको लगभग 1.5 kg अतिरिक्त कंसंट्रेट फीडिंग उसको ऑफर करनी है। इसके साथ साथ 50 to 60 ग्राम्स मिनरल मिक्सचर, 20 to 30 ग्राम्स साल्ट, और ये व्यवस्था आपको लास्ट के 7 महीने से अंत तक आपको जारी रखनी है। हम इसके बाद साथ साथ बात कर रहे हैं प्रेग्नेंट एनिमल के साथ के जो ड्राई एनिमल उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता है कि एज वेटरनियंस कि 7 मंथ्स जो अगर बर्थ 7 अगर अपनी एनिमल है तो 7 महीने के बाद जो 7 महीने के बाद उसकी गर्भित हो चुकी है 8 महीने पे तो उसको हमें ट्राई करना आवश्यक होता है और ब्याने के लगभग 2 महीने बाद उसे हमें जो दूध उसका दुहाने बंद कर देना। क्या होगा शुष्क काल ड्राई पीरियड क्यों जरूरी है एक एनिमल के लिए? खोल देते ना। एक 2 मिनट का एक टीवी रैक है फिर हम कंटिन्यू करेंगे है ना। कि ड्राई पीरियड एनिमल्स के लिए क्यों जरूरी है? अगर वो एनिमल कोई भी एनिमल है लास्ट तक आप जब प्रेग्नेंट है और जब तक उसकी डिलीवरी हो पाती है अगर वो लास्ट तक हम उससे मिल्क लेते रहेंगे तो जो उसमें पोषक तत्व हैं उनका दोहन कंटिन्यू होता रहेगा और आगे जो नेक्स्ट जो उसकी जो ब्यात है जिसको हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन निर्णय होगा उसमें इतना बेहतर तरीका से वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ऐसा क्यों होता है कि जो सिक्रेटरी सेल्स हैं जो मेमोरी ग्लैंड्स के जो सेल्स हैं उनके लिए रिपेयरिंग के लिए उनके लिए समय मिल जाता है और इसकी वजह से वो नेक्स्ट जो लैक्टेशन है उसमें वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ साथ उसमें अगर हम किसी एनिमल को ड्राई पीरियड ऑफर नहीं करते हैं तो उसके नेक्स्ट ब्यात में लगभग 30% का दूध की उसमें कमी आ जाती है। इसी के साथ साथ जो दूसरी समस्याएं जो उसमें होंगी क्योंकि अगर आप कंटिन्यू उसका दुग्ध दोहन करते रहेंगे तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी डेफिनेटली कमी होगी और उसकी वजह से जो मेटाइटिस है प्लेसेंटा का बाहर नहीं रिटेंशन प्लेसेंटा है, मेटाइटिस है, मिल्क फीवर है, कीटोसिस जैसी बीमारियों को उसको सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ का जो वेट गेन है वो लगभग 60% जो गर्भकाल के अंतिम 6 से 8 सप्ताह के दौरान प्राप्त करता है यानी कि 8वें और 9वें महीने में। तो अगर हम प्रेग्नेंट एनिमल के उसके मेंटेनेंस की बात करते हैं तो लास्ट के जो पीरियड है उसको हम 8 सप्ताह यानी 2 महीने उनको हम 2 भागों में बांटते हैं यानी शुष्क काल के प्रथम 5 सप्ताह जिसको हम फोर्थ ऑफ पीरियड बोलते हैं और दूसरे जो सेकंड है शुष्क काल के अंतिम 3 सप्ताह यानी ब्याने के 3 सप्ताह पहले उसको हम क्लोजअप पीरियड बोलते हैं। तो लास्ट जो 2 मंथ्स हैं उसको 5 + 3 मंथ्स के उसमें वीक के हम उसमें पीरियड में उसको डिवाइड करके हमारी फीडिंग स्ट्रेटेजी को हम खत्म करेंगे। लास्ट के जो 2 मंथ्स में उसके पहले 5 सप्ताह में आपको फीडिंग स्ट्रेटेजी उसमें क्या रखनी है कि गाय के लिए या भैंस के लिए अच्छे चारे की उसमें गुणवत्ता वाली लंबी घास चारे पर उस पर हरा चारा है उस पर उसका आधारित होना चाहिए। दूसरा ये क्या होगा इससे कि जो उसकी जो रोमन फंक्शन है रोमन मसल्स को उनको बनाए रखेगा और जो लास्ट पूरे साल भर उसने उसको किया है उसको हरे चारे की वजह से और hay की वजह से
उसके जो वुंड्स क्रिएट हुए हैं, उसकी एपिथेलियम्स उस पर डैमेज हुई है, उसको रिकवर करने में उसको हेल्प मिलेगी। दूसरा, ये जो वुंड्स जो क्रिएट हुए हैं वो क्यों हुए हैं कि लास्ट में जो हमने पूरी जो उसका गेस्टेशन था या उसका लैक्टेशन पीरियड में था, हमने ज़्यादा दूध लेने के लिए उसको कंटिन्यूस हमने कंसंट्रेट ऑफर किया है, अनाज उसको ऑफर किया है, उसकी वजह से भी उसमें जो बोन्स हैं उसमें विकसित हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर एग्जांपल इसमें अल्फा अल्फा या ओट है, इसका है, इसका आप शुरू के 5th महीने में, शुरू के 5 जो वीक हैं उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। दाना आपके जो हमने कहते हैं इसको कि दाना जो एक स्ट्रेटेजिक होना चाहिए कि लास्ट के जो 2 मंथ्स में है, उसके जो फर्स्ट 5 वीक है उसमें दाना जो कंसंट्रेट है उसमें हमें धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और लगभग ये लास्ट तक 3 किलो तक प्रतिदिन जब जाते हैं उसके लगभग 2.5 से 3 किलो प्रतिदिन तक उसकी मात्रा हो जानी चाहिए। सेम अगर हम मिनरल मिक्सचर्स की बात करें तो लगभग 50-60 ग्राम उसमें कैल्शियम और नमक इन दोनों का समावेश होना चाहिए। विटामिन की बात करें तो विटामिन I, D, E मिश्रण इसमें ये उसके आहार में सप्लीमेंट के रूप में दें, आवश्यक होना चाहिए, जिससे कि उसमें जो प्रेगनेंसी है, जो उसकी डिलीवरी है, वो उसमें कष्टदायक ना हो और उसमें कुछ ज़्यादा कठिनाई उसमें सामना उसको ना करना पड़े। इसमें नेक्स्ट इसमें प्रोबायोटिक्स पाउडर। प्रोबायोटिक्स पाउडर इसमें आपको जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है तो रोमन का साइज घटता जाता है, मतलब जैसे जैसे यूट्रस बढ़ेगा, बच्चे की साइज बढ़ेगा तो उसका प्रेशर आता है रोमन पे, और जो रोमन पे उसका प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी जो भूख है एनिमल की कम हो जाती है। तो भूख कम होने की वजह से उसका जो इंटेक है, जो उसमें ड्राई मैटर इंटेक है उसका कम हो जाता है। तो अगर जो ड्राई मैटर इंटेक उसका कम होगा तो ओवरऑल उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें उनका एब्जॉर्प्शन और उसका इंटेक कम होगा, और उसके जो आगे जो हम बात कर रहे हैं डिजीज की, तो उसको एनिमल्स को उसमें सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में उसको प्रोबायोटिक्स पाउडर्स आपको लास्ट के 2 मंथ्स पे आपको रेगुलर उसको देना है, जिससे उसका इंटेक, उसका जो डिजायर्ड रूमन माइक्रोब्स हैं, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स होता है डिजायर माइक्रोब्स, और इसको डायरेक्ट फैट माइक्रोब्स बोलते हैं। जो जीआईटी में जो डिजायर माइक्रोब्स हैं, जो हमें आवश्यक हैं, जो उसके बेनिफिशियल हैं, उनकी पॉपुलेशन को ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे में प्रोबायोटिक्स पाउडर आपको लास्ट के 2 मंथ्स में कंटिन्यू देना है, जिससे उसका इंटेक बना रहे। ऐसे ही पानी की कमी, उसमें स्वच्छ पानी हमें कंटिन्यू ऑफर करते रहना चाहिए। ये तो था और अप अवधि पीरियड के लिए, और लास्ट हम बात करते हैं इसमें क्लोजअप अवधि के पीरियड। क्लोजअप अवधि मतलब जो ब्याजने के लास्ट 3 वीक यानी कि लास्ट के 21 दिनों में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे बताया था कि लास्ट अवधि में और जो यूट्रस का साइज है वो बढ़ता जाता है और उसका असर उस पर रोमन के जो साइज पे होता है और उसकी वजह से उसमें इंटेक कम हो जाता है। तो ऐसे में हमें उसके इंटेक को बनाए रखना है। तो जो हमारे फीड इंटेंट्स हैं उसकी क्वालिटी इस समय बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हम रफेज की बात करें तो उसमें हम गेहूं का भूसा, मक्का साइलेज का उपयोग इस सब्जी में कर सकते हैं। दाना की जो मात्रा है, दाना भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इसमें कोई तरह का की फंगस या सड़ा गला दाना हमें ऑफर नहीं करना है। और इसकी मात्रा लगभग लास्ट के 3 वीक्स पे लगभग 3 से 3.5 किलो प्रतिदिन तक हो जानी चाहिए। प्रोटीन की बात करें तो अगर टीएमआई टोटल मिक्स राशन की बात करें तो उसमें लगभग 12% प्रोटीन का जो आहार है हमें उसे ऑफर करना है। आप लास्ट में अगर बाईपास प्रोटीन को भी यूज कर सकते हैं। बाईपास प्रोटीन का मतलब होता है कि जो उसके आरडीपी और यूडीपी की है उसका रेशो मेंटेन रहे और जो रोमन से बाईपास होके उसके लोअर ट्रैक्ट में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अमाइनो एसिड्स उसको मिले जो हमारे प्रोडक्शन में और उसके हेल्थ में काम आए। तो इसके लिए आप लगभग बाईपास प्रोटीन इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग लगभग 0.75 kg पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
एनर्जी की बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या डिलीवरी के टाइम पे आ रही है वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से आती है। उस समय जैसे एनर्जी एनिमल में नहीं रहती, और वो क्यों नहीं रहती, क्योंकि उस समय हम लास्ट में अधिकतर जो अपना राजस्थान है, दूसरे स्टेट्स हैं, उसमें कंसंट्रेट को विड्रॉ कर लेते हैं और उसमें उस समय एनिमल में एनर्जी की कमी हो जाती है। तो अगर एनर्जी कमी होगी तो उससे क्या होगा कि जो उसके लिगामेंट्स हैं उसमें कमी आएगी, उसकी वजह से आपको प्रोलेप्स वाले केस आपको मिल सकते हैं, या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा उसमें आ सकता है, कीटोसिस आ सकती है। तो ऐसे में हमें लास्ट में उसमें एनर्जी पर भी उसको विशेष ध्यान देना है। इसके लिए आप बाईपास फैट भी उसमें शामिल कर सकते हैं, और बाईपास फैट ब्याने के लगभग 10 दिन पहले तो मैंडेटरी है, आपको देना चाहिए। इसमें से 100 to 150 ग्राम प्रति दिन आप पर एनिमल को आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ मिल्क फीवर जैसी समस्या या दूसरे उसमें ना हो, जैसे हम कैल्शियम कमी ना हो या कैल्शियम के साथ साथ एनर्जी कमी ना हो, ऐसे में 100 से 150 ग्राम आप कैल्शियम प्रोपेनोल, जिसमें ग्लूकोजेनिक प्रोसेस में जो एनर्जी डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स है वो आप इसमें, तो इसमें दोनों काम करेगा, कैल्शियम का भी और एनर्जी का भी, ये दोनों का भी बेहतर सोर्स है। खनिज लवण की अगर बात करें हम इसमें, तो आपने देखा कि ब्याने के तुरंत बाद या 48 आवर्स के बाद हमें मिल्क फीवर जैसी शिकायत देखने को मिलती है। मिल्क फीवर की शिकायत देखने को मिलती है, क्यों होती है कि उस समय हमारा कैल्शियम और फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता, और कैल्शियम फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म कहीं का जो उसका रेशो है वो बिगड़ जाता है। तो ऐसे में हमें उसकी जो खनिज लवण की जो मात्रा है इस प्रकार से देना चाहिए कि लगभग उसका जो मूत्र का जो पीएच है वो 6 to 7 तक रहे, ज्यादा नीचे ना पीएच आए, नहीं तो उसमें जो उसकी बोन से जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की जो फिनोमेनन है वो उसमें कहीं उसमें नेगेटिव इफेक्ट्स डालते हैं। तो ऐसे में जैसे जो आंत से जो गाय की आंत से अधिक कैल्शियम को अवशोषित करने और हड्डियों से कैल्शियम खींचने में मदद करता है, ताकि कैल्शियम की जरूरतों को पूरा किया जा सके और मिल्क फीवर, प्लेसेंटा का बाहर आना, गर्भाशय जैसे रोगों से बचा जा सके। अब एक शब्द आपने सुना होगा, डायट्री कैटाइन एनाइन डिफरेंस, इसको बोलते हैं DCAD। इसमें हमें हमेशा नेगेटिव DCAD वाला जो आहार है उसको खिलाना चाहिए। आपने देखा होगा फील्ड में भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो लास्ट के जो मेटाबोलाइज्ड मिक्स टाइप के प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं। तो मेटाबोलाइज्ड मिक्स में क्या है, मेटाबोलाइज्ड मिक्स में कोई ऐसा कैल्शियम और फास्फोरस का ऐसे नहीं है कि ये आपको एडिशनल दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ इसका फार्मूला कुछ इस टाइप से है कि जो कैल्शियम और फास्फोरस की जो मेटाबॉलिज्म है उसको प्रॉपर बना के रखते हैं, और जो DCAD है, कैटाइन एनाइन डिफरेंस है, उसको भी मेंटेन रखते हैं, और अगर नेगेटिव उस पे ये उसको मेंटेन रखते हैं। क्या होता है इसमें, जैसे डायट्री कैटाइन एनाइन डिफरेंस, तो उसमें जो कैटाइंस हैं जो किसी फीड और पाउडर में अगर बात करते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से है, ये हमारा कैटाइन पोर्शन है, और जो एनाइन पोर्शन है वो क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस। हालांकि फील्ड में और अभी टेस्ट में इतना ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी फील्ड का कैटाइन एटाइन डिफरेंस निकाल के उसको मैनेज करके उसमें कितना कैल्शियम कितना फास्फोरस है और उसको हम फॉर्मुलेट करके ऐसे एनिमल को खिलाई जाए। तो उसका बेहतर इससे है कि जो मेटाबॉलिट वाला टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में ऐसे सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, तो हमके लास्ट क्लोजअप पीरियड में उनको यूज करना चाहिए, जिससे मिल्क फीवर जैसी शिकायतें ऑनर को अपने जानवर के साथ ना देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे में हमें हमेशा नेगेटिव जो जो एनाइंस हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, और जो नेगेटिव अगर हम डिकैट वाले राशन को खिलाएंगे तो आगे मिल्क फीवर होने की शिकायतें नहीं रहेगी। जैसे कि मीठा सोडा एक एग्जाम्पल है, मीठा सोडा इसके अलावा हम बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन में विटामिन A, D, E ये मिश्रण होता होना चाहिए, जिससे कि उसकी अडर, जिसकी उसके मेमोरी ग्लैंड्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं,
स्ट्रांग रहें और पशु के जो ग्यामत के समय उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सेम विटामिन डी ये गाय की आंत में अधिक कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायक है, जिससे पशु को पर्याप्त कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके, मिल सके। एक है विटामिन नाइसिन, विटामिन जिसको B3 बोलते हैं, तो ये कीटोसिस को रोकता है। आपने पढ़ा होगा ये विटामिन B3 है, ये कीटोसिस की प्रॉब्लम को रोकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट वसा मेटाबॉलिज्म के पाचन के लिए जरूरी है। और अगर इसकी मात्रा हम 6 to 12 ग्राम पर डे क्लोजअप पीरियड में आप दे रहे हैं, तो हम कीटोसिस की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ फीड का सेवन बढ़ाना, जिसके लिए हमें प्रोबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का उपयोग करना है, जिससे कि उसको जो इनटेक है वो बरकरार रहे। सेम फीड, हमें फीड एडिटिव्स और फीड एडिटिव्स का यूज करना चाहिए। फीड एडिटिव्स का मतलब है जो उसकी इनटेक को बढ़ा जाए, उसकी पैलेटेबिलिटी को बढ़ाएं, उसके इनटेक को बढ़ाएं, जिससे कि जब इनटेक अगर अच्छा रहेगा तो जो डिजायर न्यूट्रिएंट्स हैं उसको, उसकी इनटेक ज्यादा रहेगा और उसके बॉडी में वो प्रिजर्व होके जो उसकी आवश्यकता उसको पूरी कर पाएंगे। वाटर के बारे में इंपॉर्टेंस आपको पता ही है कि अगर पानी ना होगा तो जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हैं, चाहे प्रोटीन की हो, चाहे फैट की हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट की है, उसके लिए हमें एक वाटर बहुत एक मीडिएटर की तरह काम करता है। तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पूरी करने के लिए हमें वाटर की बहुत आवश्यकता होती है। मेरा एक सजेशन है इसमें कि क्लोजअप पीरियड में वैसे भी हम पूरे राउंड द ईयर मीठा सोडा को बहुत यूज करते हैं कि मीठा सोडा खाने से उसका पाचन अच्छा रहता है, या अगर हम केवल ऑफ फीड आए तो उसको हम मीठा सोडा दे देते हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि लास्ट के जो 21 डेज है क्लोजअप पीरियड है, उसमें आप मीठा सोडे का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि ये जो क्लोजअप पीरियड में सोडा बाइकॉल जैसे रोमन कॉपर का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इससे आहार में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो सोडियम मतलब जो एनाइंस हैं, जो कैटाइंस हैं, ये उसका काम करता है। तो इसके लिए नेगेटिव डेकेड मेंटेन नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं हमें मिल्क फीवर के जो चांसेस हैं वो हम बढ़ जाता है। तो लास्ट के 21 डेज में मीठे सोडे का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही अधिक आवश्यकता हो तो ही आप इसको यूज करें, नहीं तो उसको अवॉइड करना है लास्ट के 20। बाकी आप लैक्टेशन में कभी भी जो राउंड एनिमल की जब कभी भी कोई फेज है आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के 21 डेज में आप इसको कम से कम प्रयोग करें। अगर इसको ऐसा करेंगे तो अगर नहीं तो मिल्क फीवर और प्लेसेंटा, रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा के से खतरा आपका बढ़ सकता है। तो ये एक मोटा मोटा सा क्लोजर पीरियड के दौरान आपको क्या क्या फीड सेवन करना है, कैसे कैसे मेंटेन करना है वो है। अब आपको अगर चाहें तो आप इसको नोट कर लें, बाकी तो ये आपको शेयर होती है शायद, तो आप इसको रिजर्व कर लें। तो लास्ट के क्लोजअप पीरियड में आपको एक सिंगल एट ए ग्लांस आपको क्या क्या सावधान रखते हो, क्या क्या आपकी फीडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये मैंने आपको एक नोट बना के इसमें दिया है। तो संतुलित आहार की मात्रा लगभग 3 से 3.5 किलो प्रतिदिन। अच्छी गुणवत्ता का गेहूं का भूसा, मक्का, साइलेज इसमें आपके होनी चाहिए। अधिक दुधारी पशु के लिए बाईपास फैट या 10 दिन से पहले आपको 100 से 150 ग्राम प्रतिदिन पशु आपको ये खिलाना है, जिससे कि एनर्जी डेफिशिएंट ना हो और रिटेंशन प्लेसेंटा या उसको जब डिलीवरी में जो उसको जब आवश्यकता होती है एनर्जी की, बच्चे को बाहर एक्सपेल करने के लिए जब एनिमल को जरूरत होती है, तो उसमें अगर शॉर्टेज होगी तो बच्चा नॉर्मल तरीका से बाहर नहीं पाएगा और उसको फिर अपने वेटरिनेंस की उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उस समय उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो अगर ऑलरेडी एनिमल्स में एनर्जी है और बच्चे को नॉर्मल पोजीशन में पोस्चर में है और बाहर अगर निकालने की उसमें ताकत है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी की कोई विकल्प नहीं है। बाईपास फैट प्रोटीन आप लगभग 0.75 kg पर डे पर एनिमल आप उसको दे सकते हैं। मेटाबोलाइज्ड मिक्स जैसे उत्पाद 100 ग्राम प्रतिदिन आप दे सकते हैं। मेटाबोलाइज्ड में जैसे मैंने बताया था कि कैल्शियम और फास्फोरस के प्रिकर्सर्स हैं जो आपके डिकैड को मेंटेन कर रखते हैं, DCAD को मेंटेन रखते हैं और मिल्क फीवर, रिटेंशन पेशेंट जैसे बीमारियों से एनिमल को बचाते हैं। कैल्शियम प्रोपिनेट डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स है, कैल्शियम का भी सोर्स है। 100 से 150 ग्राम पर डे एनिमल को आप दे सकते हैं। दूसरा
कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है कि लास्ट टाइम पे हमें कैल्शियम की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, कैल्शियम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसमें सिंपल सा है कि जैसे आप सब एज ए बैक्टीरियंस पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो अपने एनिमल के होती है उसका पैराथायरॉइड हार्मोन्स का सिक्रेशन करना, और अगर हम कंटिन्यूस उसको कैल्शियम देते रहेंगे लास्ट स्टेज में तो कहीं ना कहीं हम पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को इनएक्टिव कर रहे हैं, और इनएक्टिव करने से का मतलब है कि वो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स का सिक्रेशन जब उसको आवश्यकता होती है वो नहीं कर पाता। तो ऐसे में जो इनएक्टिव जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है उसको हमें एक्टिव बनाए रखना है, और उसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम ना देके उसको कम मात्रा में उसको कैल्शियम देना चाहिए, जिससे कि पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को लगे कि हाँ मुझे अपना काम करना है। तो ऐसे में जब आफ्टर डिलीवरी जब कोलेस्ट्रॉल विड्रॉ करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम बाहर आता है, तो उस समय जब बॉडी को कैल्शियम रिकवर करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है वो अपना फंक्शन ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती, पैराथायरॉइड ग्लैंड हार्मोन्स को सिक्रेशन नहीं होता, और जो इसमें से जो एब्जॉर्प्शन है जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं होता और एनिमल मिल्क फीवर वाली कंडीशन चला जाता है। तो ऐसे में ये नहीं कि आपको बिल्कुल विड्रॉ कर लें, लेकिन कैल्शियम की जो मात्रा है लास्ट के 21 डेज में आपको नॉर्मल डेज से उसको कम कर देनी है। इसके अलावा विटामिन डी जैसे आप उसको यूज कर सकते हैं जो कैल्शियम बाइंडिंग को प्रमोट करते हैं। जो इसमें कोलेकैल्सिफेरॉल है 125 कोलेकैल्सिफेरॉल जो उसकी है वो कैल्शियम को बाइंडिंग की उसके बढ़ाता है। तो विटामिन डी आप उसको 25,000 इंटरनेशनल यूनिट तक पर डे तक आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा विटामिन D3 जो अडल्ट डेवलपमेंट में और उसको स्मूथनिंग में उसका काम आएगा, ये आप दे सकते हैं। विटामिन B3 6 to 12 ग्राम प्रतिदिन, जो इसको मैंने बताया कि आपको कैल्शियम जो इसके फैट कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में नाइसिन एक निकोटीन में NADP जो बनता है वो निकोटीन एडेनिन डाइफॉस्फेट, वो कहीं ना उसका इंटीग्रल पार्ट है नाइसिन, और उसके मेटाबॉलिज्म में काम आता है। तो अगर इसको प्रॉपर मात्रा इसकी अगर रखेंगे 60 पर डे तो कीटोसिस जैसी जो बीमारी है वो एनिमल को देखने को नहीं मिलेगी। प्रोबायोटिक्स पाउडर आप 20 से 30 ग्राम पर डे आप इसमें दे सकते हैं। और लास्ट इसमें एल्डिप पैलेटेबल वाटर जो उसको एनिमल्स को चाहिए सर्दी के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से उसको एनिमल को कंटिन्यूस वाटर ऑफर करना चाहिए। तो ये कुछ क्लोजअप चरण में क्लोजअप के पीरियड में अवधि में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या फीडिंग स्ट्रेटेजी आपको अडॉप्ट करनी है, ये सब एक एट ए ग्लांस मैंने आपको बताया है। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है एनिमल ऑनर के साथ, वो जैसे जैसे एनिमल ड्राई होता है तो वो उससे कंसंट्रेट को भी विड्रॉ कर लेता है, कंसंट्रेट नहीं देता। तो ऐसे अगर कंसंट्रेट नहीं देगा तो या तो उसमें एनर्जी, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स की कमी हो जाएगी, और कमी होते ही तो एट द टाइम डिलीवरी, जैसे मैंने आपको ये दीदी 4 बात बताई है, मेटाइटिस है, रिटर्न्स ऑफ प्लेसेंटा है, या प्रोलैप्स है, मिल्क फीवर, कीटोसिस है। तो डिलीवरी के समय की जो बीमारियां हैं और डिलीवरी के बाद मिल्क फीवर, मेटाइटिस और आपके ये कीटोसिस जैसी बीमारी केवल और केवल क्लोजअप पीरियड में सावधानी नहीं रखने की वजह से होगी। और ये एज ए वैक्सीन आप जानते हैं कि अगर इनमें से एनिमल्स के साथ अगर कोई भी बीमारी से इसमें अगर वो सफर करता है तो उसको नेक्स्ट ब्याह में वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, और उसको जो इकोनॉमिक जो मिल्क लॉस उसके साथ वो होता है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि आपको पूरा राउंड द ईयर के साथ साथ लास्ट के जो क्लोजअप पीरियड में आपको पशुपालक को ये बताना है कि आपको भाई अगर अपने जानवर को नेक्स्ट ब्याह के लिए तैयार रखना है या उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो, कोई ऐसी उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो आप उसके लिए फीडिंग स्ट्रेटेजी आप सजेस्ट करेंगे। ये जो फीडिंग स्ट्रेटेजी के मैंने जो आप पॉइंट्स बताए हैं आप उसको आप शेयर कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि भैया आपको थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा, लेकिन
ये जो जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं या एनाबोलाइट्स टाइप के प्रोडक्ट्स आपके आते हैं या जो ये विटामिन के हैं, ये इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा आपको देना है, लेकिन इस एक्स्ट्रा खर्चे की बदौलत आपका जानवर स्वस्थ रहेगा, आगे सारी जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पैदा नहीं होंगी और आपका एनिमल बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्लोजर पीरियड और सिक्स पीरियड के बारे में अपन बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट बैलेंस फीड, इसमें आपको किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो किसी को कुछ पूछना है? रेज योर हैंड पे क्लिक करें, रेज योर हम हैंड से तो- आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ हम अलाउ कर देंगे आपको। कोई किसी क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप रेज हैंड कीजिए अपना। अरे बहुत हाँ बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मेरा सर माई सेल्फ कोमल राठौड़, करंटली पोस्टेड इन सर अमरपुरा, बीकानेर सर। हाँ बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर आपने बताया कि जो बाईपास फैट आता है और जो कैल्शियम प्रोपियोनेट होता है सर वो देना चाहिए लास्ट के 10 डेज से पहले। हाँ तो सर हम जैसे अगर कोई फार्मर आता है तो हम उनको बता सकते हैं कि ऐसी कोई टेबलेट्स वगैरह या कुछ ऐसी मार्केट में है जो वो ऐसे दे सकते हैं? अवेलेबल है मार्केट्स में, बाईपास पेट्रोल फैट के नाम से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अब अवेलेबल हैं, पैकेट्स में आते हैं। आप उनसे 100 से 50 ग्राम पर डे आप सजेस्ट कर सकते हैं। और सेम कैल्शियम प्रोपोनेट है, या आपने जैसे एनाबोला टाइप के प्रोडक्ट्स आपने सुने होंगे, है ना, एनर्जी बूस्टर के नाम से काफ़ी सारी कंपनियों के काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप उनको बिल्कुल सजेस्ट करें, और बल्कि आप उनको स्ट्रिक्टली कहें कि भाई आपको ये देना चाहिए, जिससे कि आप कैल्शियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आपके एनिमल को देखने को नहीं मिले। आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? और कोई कुछ पूछना चाहता है अभी? न्यूट्रिशन देखिए, एनिमल जहां आप पोस्टिंग है आपकी, एनिमल हस्बेंड्री में 4 सेक्टर हैं। सबसे पहले अगर उसको हम बात करें तो ओवरऑल पशुपालक का एम रहता है प्रोडक्टिविटी और रिप्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाना। कैटल, बफलो या शीप एंड गॉट या कोई दूसरे एनिमल्स हैं तो पशुपालक चाहता है कि मेरे जो जानवर है वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहने के साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे और रिप्रोडक्टिविटी भी अच्छी उसकी रहे। तो इसके लिए 3-4 अपने, तो उसमें से एक मेजर मैनेजमेंट है। एनिमल साइड में जो उसका हेल्थ व्यू अलग है, तो मैनेजमेंट एक अलग पार्ट है, हेल्थ इशू एक अलग पार्ट है जिसमें वैक्सीनेशन और उसका ट्रीटमेंट वगैरह आप उसमें करेंगे, है ना। थर्ड एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आप कितना भी एनिमल आप फॉर एग्जांपल हम बात करें, हॉलिस्टीन एक आप गाय आप किसी पशुपालक ने परचेज कर रखी है और उसकी जेनेटिक पोटेंशियल लगभग 35 to 40 kg पर डे मिल्क देने की है, जेनेटिक पोटेंशियल उसमें है, लेकिन बिना उसके फीडिंग स्ट्रेटेजी के वो एनिमल अपना पूरा जेनेटिक पोटेंशियल शो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में चाहे वो देसी जानवर पाले चाहे वो पाले, तो जब तक अगर आप जेनेटिक पोटेंशियल एनिमल आप तो रखेंगे, ब्रीडिंग अच्छे एनिमल तो रखेंगे ही, पर उनके साथ साथ आप उसको फीडिंग स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग आप नहीं रखेंगे तो ऐसे में वो ढंग से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ा आपकी इमेज फील्ड में बनने के लिए आपको एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में या एनिमल का फीड क्या होना चाहिए, किस स्टेज में कितना फीड देना चाहिए और एनिमल की फिजियोलॉजिकल स्टेटस के हिसाब से उसकी आवश्यकता क्या है। अगर आप कितना भी अच्छा एनिमल है, अगर आपको कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पता है कि लगभग 60 to 70% जो उसका जो रीजन है रिपीट ब्रीडर का या एनिस्टस का मेजर कारण डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। दूसरा भी हो सकते हैं उसके एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन 70% जो उसका मेन कारण है उसकी रिपीटेबिलिटी का या एनिस्टस का या दूसरे जो उसकी रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो डिजीज हैं उसका मेजर कारण 76% उसका न्यूट्रिशन रहता है। तो अगर आप कहीं उसकी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को आप ओवरकम कर पाते हैं अपनी, चाहे अपनी इंटेलिजेंसी से, अपने उसके नॉलेज से, और पशुपालक को आप शेयर कर पाएँ कि भाई आपको ये चीज़ करेंगे तो आपका बेहतर, आपको इनपुट इसमें ज़रूर लगेगा, इसमें खर्चा लगेगा, क्योंकि अब तक आपको पशुपालक की मेंटालिटी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं जो ट्रेडिशनल जो ये चल रहे हैं
उनसे हटके आपको बताना है कि भाई आप उनको ये समझाएं कि ये आपका एनिमल है, एक दुकान है, ये कोई एनिमल नहीं है, आप ये दुकान है। दुकान में आप जितना पैसा डालोगे, जितना आप उसमें माल रखोगे, उतना ही आपको इनपुट उतना ही आपको मिलेगा। अगर आप किसी ऐसी दुकान में बैठा दें जहाँ केवल आप कमरा लेके बैठ गए और आप खुद बैठ गए, लेकिन कोई माल अगर उसमें नहीं है, तो उसका धीरे-धीरे वो आपको 2-4 महीने बाद उस दुकान को शट डाउन करना पड़ेगा। सेम अगर एनिमल के बारे में अगर आप उसकी फीडिंग स्ट्रैटेजी या उसके इंटेक पे आप जोर नहीं देंगे, तो आप कब तक उसका आउटपुट लेंगे? जितने भी उसके रिज़र्व जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो धीरे-धीरे कम होंगे और जो उसको लगभग 8 से 10 महीने तक उसको दूध देना चाहिए था, वो लगभग 4-5 महीने में ही वो दूध देना बंद कर देता है। तो ऐसे में उसको बल्कि कम लगेगा, बल्कि जो घाटा जो आप उस कैलकुलेशन करोगे, तो वो लगेगा कि भई आप इनपुट जो कर रहे हैं, अगर उसके एवज़ में आप आउटपुट कितना ले रहे हैं, वो अगर आप कैलकुलेशन करें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसमें नज़र आएगा। तो नेक्स्ट हम छोटे से में हम डिस्कस करते हैं बैलेंस की संतुलित चारा मिश्रण क्या है? कितना खिलाना चाहिए? वैसे तो आप सब वेटेरियंस हैं, लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा-सा जस्ट एक रिवाइज़ हो जाए, तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो एनिमल न्यूट्रिशन से भी पीजी किए हुए होंगे। बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, तो थर्ड ईयर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, सेकंड थर्ड ईयर के बाद आदमी थोड़ा भूल जाता है या जॉब आपकी इतने समय बाद लगी है, तो ऐसे में एक थोड़ा इसको रिवाइज़ होना ज़रूरी है। तो मेंटेनेंस राशन होता है, एक लैक्टेशन राशन है और गेस्टेशन राशन। 3 तरीक़ा से हैं, तो जिसको हम बोलते हैं कि शरीर की देखभाल के लिए, तो गाय के लिए लगभग आप 1.5 किलो प्रतिदिन या हम कंसंट्रेट की बात कर रहे हैं, ये डेट देना है और भैंस के लिए आपको लगभग 2 किलो प्रतिदिन ये होना ही होना चाहिए। ये उसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो फिनोमिनन्स हैं, जिसमें उसको साँस भी ले रहा है, चल रहा है, बैठ रहा है, हार्ट उसका बीट कर रहा है या उसकी जो नस काम कर रही है, मसल्स काम कर रही हैं, इन सब के लिए उसको एटलीस्ट गाय के मामले में 1.5 किलो और भैंस के मामले में लगभग 2 किलो बाँटा उसको देना ही देना चाहिए। दुधारू पशुओं के लिए बात करें, तो अगर गाय के लिए हमें जो प्रोडक्शन है उसका 40% मतलब कि अगर 2.5 लीटर दूध दे रहा है गाय, तो उसके लिए हमें 1 किलो कंसंट्रेट देना है और भैंस के लिए जितना मिल्क प्रोडक्शन दे रहा है उसका 50% यानी हर 2 किलो के लिए आपको 1 किलो दाना देना होता है। ऐसे ही अगर आप प्रेग्नेंट राशन की बात करें, प्रेगनेंसी में अगर राशन की बात करें, तो आपको जैसे मैंने पहले बताया 5th मंथ तक आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर 6 महीने की प्रेगनेंसी है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा अटेंशन आपको देना है और लगभग 1 से 1.5 किलो मेंटेनेंस राशन के अलावा उसको आपको ऑफ़र करना है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, उसकी मेमोरी ग्लैंड्स की अच्छी हो और जो डिलीवरी के बाद डिलीवरी में और डिलीवरी में एनर्जी वगैरह जो प्रोटीन की ज़रूरत है, वो उसमें प्रिज़र्व अपने इसमें कर पाए बॉडी में और जो आवश्यकता है उसको खर्च कर पाए। अगर हम हिफस की और इसमें काफ की बात करें, तो लगभग हमें 1 से 1.5 किलो तक दाना प्रतिदिन उसकी उम्र और वज़न के हिसाब से हमें देना है। तो ये मेंटेनेंस राशन है, लैक्टेशन राशन है, गेस्टेशन राशन और जो काफ और हिफस का राशन है, आप इसमें इस प्रकार से आप दे सकते हैं। आपको ये अच्छे से अभी सर ने भी बताया आपको कि संतुलित आहार बनाने का तरीका ये थंब रूल है। बहुत अच्छे से आपको ये फॉलो करना चाहिए। आपको जब कोई फार्मर्स आपके पास या पशुपालक आपके पास आता है कि साहब मैं अपने जानवरों को मैं बैलेंस राशन खिलाना चाहता हूँ। बैलेंस राशन की डेफिनेशन क्या है? बैलेंस राशन की डेफिनेशन की ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रिजर्व्ड इन वेल क्वांटिटी एंड इन वेल प्रोपोर्शन। क्वांटिटी से ही मतलब नहीं उसको वेल प्रोपोर्शन में भी होना चाहिए। तो ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फीड इन वेल प्रोपोर्शन एंड वेल इन क्वांटिटी दोनों ही इसकी डेफिनेशंस में आना चाहिए। प्रोपोर्शन एंड क्वांटिटी दोनों की वेल डिफाइन होनी चाहिए। तो इसमें हाँ पूछिए, ये बवालाल जी पूछना चाह रहे हैं कुछ? बाबा राठौड़ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? बात कर लिया अच्छा, ओके। तो एक सिंपल सा एक फंडा है कि आपको अगर पशुपालक के पास कि आपको 100 किलो का बाटा तैयार करना है या कंसंट्रेट तैयार करनी है, तो जनरली आपको पता है कि कोई भी आप काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स हैं वो गाँव से बिलॉन्ग करते होंगे। तो मेन जो अपने फीड में या तो मोटा अनाज ग्रेन्स पोर्शन होता है, केक पोर्शन होता है, चापड़ चूरी है
मिनरल मिक्सचर्स है और सॉल्ट। इसके अलावा ये जो मेजर जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो यही हैं। उसमें आपके अनाज आ जाएगा, फल है, चापड़ चूरी है, खनिज मिश्रण, साधारण नमक। तो उसको आपको कितना कितना एक प्रोपोर्शन लेना है। हालांकि ये नॉर्मल रूटीन एक है, पर एनिमल की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपको ये ऊपर नीचे भी करना पड़ सकता है। लेकिन जहाँ 10 से 12 किलो दूध एक एनिमल दे रहा है तो उसके लिए ये जो फार्मूला है वो परफेक्ट है। लेकिन अगर दूध जानवर जिसके 25 किलो या 30 किलो दूध दे रहा है तो हमें उसके लिए फीडिंग स्ट्रेटेजी जो हाई इंडस मिल्कर एनिमल्स हैं उसके लिए अडॉप्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए भी मैं आपको कम रूल बताऊंगा। तो ये अनाज इसमें मोटा मोटा सा ये 35 किलो। ये जो फिगर है आपको ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 35 किलो लेना है या 35 केजी लेना है या 35% की बात करें तो ये कम और ज़्यादा हो सकता है। ये जस्ट आपको एक लर्न करने के लिए याद रहे, ये फिगर याद रहे। एक मोटा सा ऐसे राउंड फिगर में आपको डाला है तो आप ये 33 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है। तो ऐसे ही अगर केक्स की बात करें तो लगभग 35 केजी आपको ये इसमें केक होना चाहिए। चापड़ चूरी इसमें लगभग 27 किलो आप ले सकते हैं। और वैसे मोटा मोटा से अगर बात करें तो इसमें 20 किलो आप चापड़ और 10 किलो चूरी, मतलब 20% आप चापड़, 10% चूरी का आप समावेश कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा में आपको जो मिनरल मिक्सचर है वो 2% और साधारण नमक जो कॉमन साल्ट है वो लगभग 1%। तो ये टोटल मिला के लगभग आपको 100 केजी का आप इसमें राशन तैयार कर सकते हैं। ये जो फिगर है जस्ट ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट इतना होना चाहिए, ऊपर नीचे 1-2 किलो भी ऊपर हो सकता है। अवेलेबिलिटी पे ये डिपेंड करता है। तो ये और एनिमल की प्रोडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है कि एनिमल हाइल्डर्स है या कम दूध देने वाला जानवर है। तो उसमें स्ट्रेटजी अपन उसकी कॉस्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो 3 ग्रुप हमने बनाए हैं कि अनाज में आप क्या क्या हो सकता है। मोटा अनाज है जिसको हम अनाज से मोटा अनाज बोलते हैं जानवर में, जिसमें मेज है, बार्ले है, व्हीट, ज्वार, बाजरा और ओट। मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा, ज्वार, यही है। ये आप जो ग्रेन पोर्शन है, अनाज पोर्शन है, इसमें से आप किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। आपको 2 बातें इसमें याद रखनी है कि सीजनल भी आपको तैयार रखना है। जैसे कि अगर गर्मी में है, गर्मी के सीजन में जैसे बाजरा की थोड़ा है, बाजरे को हमें अवॉइड करना है। और सर्दी में जैसे हम जौ को अवॉइड करते हैं, उसकी जो टेक्सचर है, जैसे बाजरा थोड़ा गर्मी प्रदान करता है, ऐसे जौ तो ठंड करता है। तो सीजन भी आपको देखना है कि अगर गर्मी में आप बाजरे का उपयोग कम करें और सर्दी में आप जौ का उपयोग कम कर सकते हैं। बाकी आप लगभग उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है लगभग की सबकी सेम रहती है। 10% इसमें सीपी, डीसीपी और लगभग टीडीएन जो उसमें है 60 से 70% टीडीएन है। तो लगभग इनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको जो चुनाव जो इसमें करना है, जो फार्मर्स को आपको बताना है, एक तो सीजन का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा इसमें जो आपको ध्यान रखना है उसकी कॉस्ट पे। अगर जैसे मक्का आपको सस्ता मिल रहा है, सीजन में सस्ता मिल रहा है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको क्वालिटी के साथ साथ उसकी जो उसकी प्राइस है उस पे भी आपको ध्यान रखना है कि हम कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा दाना, अच्छे से दाना कंसंट्रेट हम पशुपालक को बना के दिलवा पाए। तो ऐसे में आप अनाज के मामले में कोई भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि अवेलेबिलिटी अगर आपके पास जितने ज़्यादा ये ग्रेन्स हैं, जैसे किसी के पशुपालक के पास मक्का भी है, जौ भी है, बाजरा भी है, तो आप बेहतर है कि आप सबका बराबर समावेश करें। इससे क्या होगा कि जितने किसी भी जैसे मक्का में कोई अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी है वो गेहूं से पूरी हो जाएगी या दूसरे ज्वार से पूरी हो जाएगी। और तो आप मेजर ज़्यादा से ज़्यादा इसके अगर इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर पाएँ तो बेहतर है। लेकिन साथ-साथ उसका आपको कॉस्ट को भी ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा सस्ता है और उसकी क्वालिटी लेकिन अच्छी हो, वो आपको उसके कंसंट्रेट में उसको जो संतुलित आहार है, उसको बनाने में आपको उसको उपयोग लेना है। खल की अगर बात करें हम, तो खल में आपको ग्राउंडनट का है, मस्टर्ड का है, तिल का है, कॉटन सीड है या सोया खल है। ये आप इसको कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि
मैंने अनाज के मामले में ग्रेन्स के बारे में बताया कि इसकी गुणवत्ता, न्यूट्रिटिव वैल्यू अनाज की जिसमें आपको बताया लगभग वो समान है, लेकिन फल के मामले में ऐसा नहीं है। फल के मामले में इन सब की न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे अगर हम ग्राउंडनट की खल की बात करें तो लगभग उससे 45 से 50% तक डीसीपी होती है, जबकि सरसों की खल में लगभग आपको 30 से 35% तक की डीसीपी मिलेगी। ऐसे अगर सोया खल की बात करें तो सोया खल में आपको लगभग 30 से 55% तक भी डीसीपी को देखने को मिल जाएगी। कैनोला खल की बात करें तो लगभग इसमें 18 से 22% तक आपकी डीसीपी है। तो कहने का मतलब है इसकी गुणवत्ता सबकी अलग-अलग है, न्यूट्रिटिव वैल्यू सबकी अलग है। तो ये खल के मामले में चयन करने से पहले आपको 2 बातों को याद रखना है। एक तो पैलेटेबिलिटी कि जो आप खल कंसंट्रेट बनाते समय यूज़ कर रहे हैं, वहाँ उस एनिमल इसको यूज़ करते हैं या नहीं करते। उसकी पैलेटेबिलिटी वहाँ है या नहीं है, उसकी जो स्वादिष्टता है या उसको इंटेक है, वो उस रीज़न का एनिमल है वो करवा पा रहा है या कर रहा है नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आपको उसकी पैलेटेबिलिटी को ध्यान रखना है। दूसरा, हम किस एनिमल के लिए कंसंट्रेट फीड बना रहे हैं। जैसे बहुत बहुत ही हाई एनिमल है तो आप उसको सोया की खली यूज़ कर सकते हैं, मूँगफली की खली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑन एक एवरेज मिल्क प्रोड्यूसर एनिमल है तो उसके लिए आप सस्ती खल जैसे सरसों की खल है, तिल की खल यूज़ कर सकते हैं। तो ये खल के चूज़ करते समय आपको उसको याद रखना है। अगर हम बहुत ज़्यादा हाइड्रेस की बात करें, तो ये फ़ॉर्मूला जैसे मैंने बताया कि आपको कंसंट्रेट की बात करें, गाय के मामले में आपको 40% मतलब अगर 10 किलो दूध दे रही है तो 4 किलो। तो लेकिन अगर वो मान लो 40 किलो दूध दे रही है, तो अगर उससे 40% का 16-17 किलो हम उसको वाटर नहीं पिला सकते, क्योंकि उसकी रोमन की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। आप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूध दे रहे हैं तो हम उसको कंसंट्रेट बढ़ा के उसकी आवश्यकता को पूरी कर देंगे। ऐसे में आपको जो उसकी फीडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, उस समय आपको कम क्वांटिटी लेकिन क्वालिटी अच्छी वाली फीड उसमें इनकॉर्पोरेट करनी है। जैसे कि आप उसमें जो ऑयल सीड्स हैं, जैसे बिनोला है या जिसे कॉटन सीड बोलते हैं, आप उसको एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं उसको। सोया है, फुल फैट सोया आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपने कंटिन्यूअस उसको अनाज पोर्शन बढ़ाते गए, जिस हिसाब से मैंने आपको पहले बताया कि आप इस हिसाब से बनाएँ। तो ऐसे में अगर अनाज पोर्शन जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो उसमें एक प्रॉब्लम है एसिडोसिस। तो एसिडोसिस होने की शिकायत उसमें एनिमल को देखने को मिल सकती है। तो आपको ऐसे में एसिडोसिस को अवॉइड करने के लिए किस एनिमल को फीडिंग स्ट्रेटेजी आप तैयार कर रहे हैं, उस समय आपको अनाज और खल में से आपको अच्छी गुणवत्ता वाले अवयवों का या इंग्रेडिएंट्स का चुनाव करना है। सेम चोकर और चूरी। चोकर में हम 2 चीज़ यूज़ करते हैं, एक तो फास्फोरस का एक बहुत अच्छा सोर्स है, दूसरा ये फाइबर डाइट है तो उसके एनिमल के डाइजेशन को मेंटेन करके रखता है। दूसरा जो उसकी कॉस्ट कटिंग के लिए एनिमल की कॉस्ट कटिंग जो है इसके एनिमल फीड है कॉस्ट कटिंग के लिए हम चोकर और चूरी यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि चोकर और अनाज की अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जब समय दोनों में लगभग न्यूट्रिटिव वैल्यू लगभग बराबर होती है। तो ऐसे में हम उसकी लेकिन होल से चोकर कहीं सस्ता मिलता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू सेम है लेकिन उसकी प्राइस में काफ़ी अंतर है। तो हम उसकी कंसंट्रेट की प्राइस को कट करने के लिए हम चोकर और चूरी का उपयोग कर सकते हैं। चूरी प्रोटीन सोर्स का है, चोकर आपके इसमें फास्फोरस और एनर्जी दोनों का ही स्रोत है। तो इस प्रकार आप उसको संतुलित आहार आप इसमें बना सकते हैं, जिसमें अनाज, खल, चोकर, चूरी कितना 35% और 10% लेके आप इसको बना सकते हैं। ध्यान ये रखना है आपको कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर कोई चीज़ सस्ती मार्केट में मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी क्वालिटी एनिमल अगर हमारा हेल्थलेस है, तो हो सकता है कि हमें थोड़ा-सा इनपुट ज़्यादा देने पड़े, उसके इनपुट में खर्च ज़्यादा करना पड़े, पर उसकी क्वालिटी को हमें बेहतर बनाना है। अगर कोई फीड इंग्रीडिएंट्स ऐसा है जिसमें उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, जैसे मार्केट में अभी अगर हम चापर चूरी की बात करते हैं या चूरी की बात करते हैं, तो इसमें अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। लगभग जैसे चना चूरी है, ग्वार चूरी है, इसमें जो सिलिका है,
सिलिका या मिट्टी का बहुत ज़्यादा लोग इसमें उपयोग करते हैं लोग। और न्यूट्रिशन में अगर आप चेक करवाएं इसको न्यूट्रिशन लैब में, तो लगभग 20 से 30% तक आप इसको मैं आपको से 20-25% तक इसमें आपको मिट्टी मिली हो सकती है। दूसरा, आप एक काम करें कि जो बहुत अच्छे पशुपालक हैं और जो आप आके अपने पशुओं को अच्छे से पालना चाहते हैं, तो जो उनका फीडिंग पोर्शन है, चाहे उसमें रफेज है, चाहे उसमें कंसंट्रेट है, तो आप उसको उसकी क्वालिटी की चेक करवाएं। क्वालिटी की चेक आप हमारे राजस्थान में जयपुर में जामडोली में एक न्यूट्रिशन लैब है, जहाँ पे निःशुल्क पशुओं के आहार की चेक होता है, जिसमें हम आपके इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है, कितना एनर्जी है, निःशुल्क जांच होती है। इससे क्या होगा, और जो मार्केट में जब आप हॉल में जो चीज़ कर रहे हैं उससे पहले आप उसका कुछ सैंपल हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन लैब में आप भेज सकते हैं, तो हम उसकी गुणवत्ता चेक करके केवल व्हाट्सएप पे या ईमेल पे आप किसके जो भी पशुपालक के जो व्हाट्सएप ग्रुप पे उस पर आप उसको शेयर हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा प्रोपोगेट करना है, ये आपको एक्सटेंशन करना है कि भाई आप जो भी खिला रहे हैं उसकी गुणवत्ता की जांच करवाओ उसकी। कभी-कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ विषैली चीज़ खाने के बाद से आपका जो पशुपालक है, सॉरी पशुपालक का जो जानवर है वो मर जाता है, या और दूसरी उसके डायरिया या और कुछ उसके शिकायत चालू हो जाती है। तो ऐसे में आप उसको प्रमोट करें कि भाई जो भी आप उसके अच्छे पशुपालक हैं, आप उनकी गुणवत्ता की जाँच कराएँ। पशु को सार जब अभी आपको पता है तो अभी जेडी के मार्फत आप बेच सकते हैं, आप डायरेक्ट पशुपालक से लेके आप डायरेक्ट आप न्यूट्रिशन लैब उसको बेच सकते हैं। तो अगर गुणवत्ता की जांच होगी तो उसके जो जो परिणाम है एनिमल को प्रोडक्टिविटी में बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू। तो इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन आपको कोई पूछने हैं? एनिमल से एनिमल फीड या बैलेंस फीड से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन कोई आपके, तो हैंड रेज कीजिए आपके और पूछिए कोई। हैंड रेस पे क्लिक करिए प्लीज, तभी हम आपको अलाउ कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो? बेहतर है आप न्यूट्रिशन को ध्यान रखें और उस पे फील्ड में भी काम करें, जिससे कि आपकी भी इमेज बढ़ेगी। आप कंसेप्शन वगैरह रेट अच्छी करवाई, उसको आपकी एआई अच्छी रही तो वो ओवर रिजल्ट जाएगा आपको। बाकी जो मेन जो है वो फीड का है। ओके, थैंक यू।